हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जिसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहाँ कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपके सामने जो भी क्वेश्चंस पहले आएंगे आप उनका सोल्यूशन खुद से ही फाइंड आउट कीजिएगा। एंड अगर नहीं आता है फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका प्रेशर इज, और ऑप्शन दिया गया है आपका स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर आपका, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी है, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी है कि बोथ ए एंड बी, मतलब प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी भी है वेक्टर क्वांटिटी भी है, एंड ऑप्शन डी है वो है नन ऑफ दिस। मैं आपको 5 सेकेंड दे रहा हूँ, आप इसके आंसर पता कर लें। चलिए, आई होप कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा। मैं बता दे रहा हूँ प्रेशर क्या है। प्रेशर है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता क्या वो मैं बता दे रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी होता है ना कि उसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो प्रेशर में बस मैग्नीट्यूड होता है, पास्कल, जैसे प्रेशर का कोई पास्कल 10 पास्कल 5 पास्कल कुछ, बस उसमें मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कुछ क्वांटिटी होता है, जैसे वेलोसिटी मान लो, उसमें हम बोलते हैं 5 किलोमीटर पर आवर एंड वो ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या है ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड तो है ही, यहाँ पे डायरेक्शन भी है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन प्रेशर का केस में देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया 5 पास्कल। यहाँ पे क्या है, बस आपका मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। और स्टूडेंट्स एक और काम आप कीजिएगा, 10 क्वेश्चन है एंड आप देखिएगा कि आपके खुद से कितने सॉल्व हुए। मान लीजिएगा लास्ट में आपके 10 में से 8 सॉल्व हुए, तो आप नीचे कमेंट में 8/10 कर देना, जिसके 9 सही होंगे वो 9/10 कर देना, ताकि मेरे को क्लियर आइडिया हो जाए कि आप लोग कहाँ तक आपकी तैयारी है। ओके, मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ह्यूमन हार्ट बीट्स 150 टाइम्स इन अ मिनट, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। एक इंसान का जो धड़कन है या दिल, वो 150 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन ए है 1.9 हर्ट्स, ऑप्शन बी है 1.2 हर्ट्स, ऑप्शन सी है 2.5 हर्ट्स एंड ऑप्शन डी इज 8.2 हर्ट्स। मैं आपको 5 सेकेंड दे रहा हूँ, आप आंसर गेस कर लीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए एंड नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि आपने कैलकुलेट कर लिया हो, अगर नहीं भी किया हो तो फिर से कर लेना। एंड मैं बता दे रहा हूँ इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी होता है, ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस एंड नीचे हो गया आपका टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे टाइम कितना है आपका, 1 मिनट है, एंड इसे हम क्या करते हैं ना, कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। ओके, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या है, यहाँ पे आपका 150 दिया गया है, तो यहाँ पे डाल दीजिए 150 अपॉन 60 सेकेंड। ओके, एंड इससे कट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2.5 हर्ट्ज। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर। इफ एन ऑब्जर्वर इज 1.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, एट व्हाट इंटरवल कुड द ऑब्जर्वर हियर द साउंड। एंड ऑप्शन है 2 सेकेंड, ऑप्शन बी है 20 सेकेंड, ऑप्शन सी है 0.5 सेकेंड एंड ऑप्शन डी है 4 सेकेंड। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूँ। एक साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है ना 2 किलो हर्ट्स है और उसका वेवलेंथ है ना 35 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जर्वर है ना, इससे जो साउंड वेव का जो पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है या जनरेट कर रहा है साउंड, उससे 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर दूर है, तो कितनी देर बाद वो ऑब्जर्वर है ना इस साउंड को सुन पाएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड, आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, आई होप आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या पता करना है, टाइम पता करना है और आपको डिस्टेंस दिया गया है। तो अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कितना टाइम में पहुँच जाएगा। तो स्पीड हमें कैसे पता चलेगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, काम आ सकता है आपके। वेवलेंथ, ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ क्या है आपका 35 सेंटीमीटर।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, एंड किलो हर्ट्स को हम हर्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 2000 हर्ट्स हो जाएगा, और ये आपका 35/100 मीटर हो जाएगा। हर्ट्स का मतलब होता है, ये होता है 1/सेकेंड होता है। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, और ये आपका हो जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। हर्ट्स के बदले आप 1/सेकेंड लिख सकते हो। ओके, तो स्पीड क्या हो गया, ये हो गया स्पीड हो गया उस साउंड का 700 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है 1.4 किलोमीटर। डिस्टेंस है आपका 1.4 किलोमीटर। तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1400 मीटर। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1400 अपॉन 700 हो जाएगा, ये आपका 2 सेकेंड हो जाएगा, कट करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4th नंबर क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, तो 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल है। पहला दिया गया आपको 3,60,000 वाट, ऑप्शन बी है 3,60,000 जूल, ऑप्शन सी है 36 लाख वाट, और ऑप्शन डी है 36 लाख जूल। तो सबसे पहले है ना, आप कैलकुलेट कर लो, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, इजी है, आप आराम से कैलकुलेट कर लो, मैं फिर बता दूंगा आपको। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया हो, नहीं कैलकुलेट हुआ तो टाइम ले लेना, एंड मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो में ज़्यादा देर में पॉज नहीं कर सकता। तो देखिए 1 किलो वाट आवर, जैसे 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते क्या करते हैं, 1 के बदले हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एंड ये हमारा क्या होता है, मीटर हो जाता है। तो इसी तरह हम 1 किलो वाट आवर को ये है ना वाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वाट आवर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो हो जाएगा 1000 वाट आवर। वाट का मतलब क्या होता है, ये होता है जूल अपॉन सेकेंड। ओके, तो 1000 इंटू जूल अपॉन सेकेंड, और आवर, आवर को हमें अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड से आपका सेकेंड कट जाएगा, एंड बचेगा कितना आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद 36 लाख जूल। ओके, तो 1 किलो वाट आवर कितना हो गया आपका 36 लाख जूल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसे समझिएगा। द ब्लैक बोर्ड सिम्स ब्लैक बिकॉज, जो ब्लैक बोर्ड आपका होता है वो काला दिखता है, क्यों दिखता है। एंड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है इट रिफ्लेक्ट्स एवरी कलर, ऑप्शन बी है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, ऑप्शन सी है इट एब्जॉर्ब्स ब्लैक कलर, ऑप्शन डी है इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर। एंड मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 से 6 सेकेंड का, आप आंसर पता कर लो एंड फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको। तब तक मैं समझाने के लिए 2 फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, एंड आई होप कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा। खैर मैं बता दे रहा हूँ आपको। ओके, देखो क्या होता है ये मैं बता दे रहा हूँ। मान लो कि ये है ना रेड कलर का कोई ये है, रेड कलर का रे है, ये मान लो ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, एंड अगर ये जाता है इस बॉडी पे गिरता है इस सरफेस पे और रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो ये क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ओके, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ब्लैक होगा। और ये भी मान लो कि रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है एंड ब्लू है, एंड ये सभी इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन ये फिर क्या होता है ना रिफ्लेक्ट भी हो गया। ओके, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, एंड ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर कोई भी किसी भी सरफेस पे अगर सारा रे गिर रहा है एंड रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें ब्लैक दिखेगा। ओके, यहाँ पे देखिए कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें ये ऑब्जेक्ट है ना ब्लैक दिखेगा। एंड अगर इंसिडेंट हो रहा है किसी कलर का रे एंड वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाए तो हमें वाइट दिखेगा। ओके, तो आपको आई होप कि आंसर समझ में आया होगा क्या मतलब है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो ब्लैक दिखेगा, अगर सारा रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो वाइट दिखेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, एंड ऑप्शन दे रखा है सबसे छोटा जो प्लैनेट होता है, ग्रह होता है हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है सौरमंडल में। ऑप्शन ए है जुपिटर, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है अर्थ, एंड ऑप्शन डी है वेनस। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए।
चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है, मैं बता दे रहा हूँ। जो सबसे छोटा प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में है ना, वो है मरकरी। तो आप याद कर लेना ये। हम लोग आगे बढ़ते तब तक। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन है, वो है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा धातु है ना जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव स्टेट में होता है। एंड आंसर आपका ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है आयरन जो कि लोहा होता है, ऑप्शन सी है जिंक एंड ऑप्शन डी है मरकरी। एंड मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। आई होप कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो सोडियम क्या होता है ना आपका, लिक्विड नहीं होता है। आयरन लोहा को आपने नहीं देखा होगा, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। एंड जिंक भी लिक्विड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। सोडियम होता है, स्मूथ होता है जिसे आप कट कर सकते हैं, लेकिन वो लिक्विड नहीं होता है। आपको कभी बुखार हुआ होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक कोई डॉक्टर आता है एंड थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर मेजर करता है। तो आपने नोटिस किया थर्मामीटर के अंदर है ना एक लिक्विड होता है। तो वो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड होता है मरकरी होता है। ओके। और वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना, लिक्विड होता है। तो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे होता है और वो मेटल है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मरकरी। 8th नंबर क्वेश्चन वो है विच मेटल इज सुटेबल टू स्टोर एसिड इन इट्स वेसल। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा धातु का बर्तन है जिसमें हम एसिड स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एंड ऑप्शन है आपका आयरन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर एंड ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। मैं आपको इसके लिए 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मैं इसके पीछे लॉजिक समझा दूंगा कि क्यों ऐसे करते हैं। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। आई होप कि आपने आंसर पता कर लिए होंगे। अगर नहीं पता किया तो मैं लॉजिक बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसे। बोला कि इसमें से धातु का कौन सा बर्तन है जिसमें हम एसिड स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपसे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में एक है ना डिस्प्लेसमेंट नाम का चीज़ होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूँ। कुछ इस तरह का होता है, एल्यूमिनियम होगा एंड जिंक होगा एंड आयरन होगा। और ये सब है ना, इससे किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से। एंड इसके बाद आता है कॉपर, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, तब हाइड्रोजन है एंड कॉपर है। ओके। तो अगर हम इन एल्यूमिनियम जिंक और आयरन के बर्तन में अगर एसिड डालते हैं ना, एसिड में क्या होता है ना आपका हाइड्रोजन होता है। तो वो क्या करेगा ना, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन यहाँ से एसिड से हाइड्रोजन को हटा देगा, जैसे H2SO4 है। ओके। एंड हमने क्या किया ना कि इसको जिंक के बर्तन में डाल दिया। तो देखिए जिंक क्या है ना कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा ना, इससे सल्फेट को छीन लेगा और यहाँ पे बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा 2H+ और यहाँ पे बचेगा आपका ZnSO4, या फिर इसे हाइड्रोजन भी मान सकते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ इसने क्या किया ना, जिंक ने हाइड्रोजन से इसका सल्फेट छीन लिया है एसिड से। ये एसिड है आपका। तो इसलिए हम इन तीनों बर्तन में है ना एसिड को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन वही कॉपर क्या है ना, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो अगर हम कॉपर के बर्तन में है ना इस एसिड को डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, अ नॉन मेटल हैविंग लस्टर। एक नॉन मेटल जिसके पास लस्टर होता है, लस्टर मतलब चमक। एंड ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कार्बन एंड ऑप्शन डी है ब्रोमीन। एंड मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। तो आप आई होप कि आपको याद हो। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसमें चमक होता है। जो आपके नमक होता है ना उसमें आयोडीन पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज। जो कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। एंड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है लिग्नाइट, ऑप्शन बी है पीट, ऑप्शन सी है एंथ्रासाइट एंड ऑप्शन डी है बिट्यूमिनस। एंड मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। चलिए मैं बता दे रहा। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल का मतलब होता है ना कि जिसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा हो। एंड कार्बन का सबसे ज़्यादा कंटेंट किस में होता है, एंथ्रासाइट में होता है। इसलिए एंथ्रासाइट आपका क्या है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोल होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे एंड आपने अच्छा स्कोर किया होगा। एंड लास्ट में नीचे ज़रूर कमेंट कर देना कि आपने कितना सही किया। जैसे अगर आपने 7 किया तो 7/10 कमेंट कर देना, 9 आपके सही हो तो 9/10 कर देना। जो भी आपके सही हुए होंगे वो कमेंट कर देना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।